गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो सेकेंड लेक्चर है जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 5 में आज हम करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है, क्या कार्य करती है, तो उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। बाहरी जो आउटर कवरिंग होती है यह सेलुलोज की बनी होती है और यह सेलुलोज है क्या, ये एक जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब जिसके कारण पौधे मिट्टी में अपने आप को बिल्कुल सीधे खड़े रख सकते हैं। एक उनकी संरचना को ये आकार देता है। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन करेंगे। परासरण तो आपने सुना ही है, जो हमने कल किया था। तो एक जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलिसिस। तो परासरण की क्रिया द्वारा पानी की जो हानि होती है, हमने देखा है पौधों में परासरण की क्रिया होती है जिससे अगर एक्सेस पौधों में पानी चला जाता है तो वो पौधों में से बाहर आ जाता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। तो जो परासरण की विधि क्या होती है, ये पौधे में एक्सेस पानी, जैसे गुब्बारे में अगर ज़्यादा हवा भरोगे तो वो फट जाएगा, उसी तरह क्या होता है कि यदि किसी भी पौधे की कोशिका में पानी अधिक होगा तो परासरण की क्रिया से वो एक्सेस पानी वहाँ से निकल जाएगा, जिससे क्या होता है जो कोशिका भित्ति है, ये जो भित्ति हमने ऊपर जिसके बारे में अपन ने बात की है, ये कोशिका भित्ति क्या करती है, हर चाहे वो पौधे की कोशिका हो, कवक की हो, बैक्टीरिया की हो, उन सभी कोशिकाओं को कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। तो जब तनु विलयन होता है तो उसमें ये उनको फटने नहीं देती। मतलब अगर हम प्याज की झिल्ली की बात करते हैं तो अगर उनको हम तनु विलयन में रखते हैं, तनु मतलब जिसमें पानी के साथ कम मात्रा में अपन चीनी या नमक का सॉल्यूशन की बात की थी, उस तरह अगर उसमें रखते हैं तो वो फटती नहीं कोशिका। तो कोशिका भित्ति सख्त होती है जिसके कारण यह आसानी से दाब सहन कर सकती है। ये फटने बिना फटे बनाए रखती है का मतलब क्या है, इसका सख्त नेचर। तो कोशिका भित्ति हार्ड है, अगर आउटर कवरिंग हार्ड होगी तो अंदर वाली कोशिकाओं को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आगे हम करते हैं केंद्रक। केंद्रक का नाम सुना होगा, इसको अपन न्यूक्लियस भी बोलते हैं। यह कोशिका के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। जैसे देखिए, ये केंद्रक, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। अब केंद्रक के बाहर, इसके बाहर भी एक छोटी सी जितना केंद्रक है उसकी कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली तो ये क्या करती है, इस झिल्ली में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिनसे कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा सकता है, जिससे कोशिका द्रव्य अंदर भी और बाहर मूवमेंट होती है उसकी। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, मतलब जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको अपन डीएनए बोला है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसमें छड़ आकार के क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जब इस तरह की कोशिका ने अपने खुद दो भागों में टूटकर संतति कोशिका बनानी होती है तो इसके अंदर हमें छड़ आकार के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। जैसे मैंने नीचे ड्रा कर रखे हैं, इस तरह के क्रोमोसोम पेयर में इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये अगली संतति में जाता है क्योंकि डिवीज़न तो इसी की होती है। तो क्रोमोसोम अपन ये बात करें हैं, ये डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। ये क्रोमोसोम किसको मिला के बनेंगे, डीएनए और प्रोटीन को। एक कोशिका को बनाने वाली सारी सूचना डीएनए के अंदर ही होती है। एक कोशिका कैसी होगी, आगे संतति कोशिका जो भी बनेगी उसमें कौन कौन से गुण होंगे, कौन से दिखाई देंगे, कौन से नहीं दिखाई देंगे, तो वो सारा जो डिसीजन है वो डीएनए ही करता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को ही जीन कहा जाता है। जिस कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता उसके जो डीएनए है वो डीएनए क्रोमैटिन के रूप में उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जो बिल्कुल धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इस तरह उसके अंदर इस तरह पड़े होते हैं क्योंकि ये डिवीज़न नहीं कर रहे। लेकिन जब कोशिका का एक एज आती है, कोशिका की एक एज पे जब उसका विभाजन होना होता है, जब उसे दो भागों में टूटना होता है, तो यही क्रोमैटिन जो डीएनए क्रोमैटिन है ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वैसी संरचना बनाते हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाई है। कोशिका विभाजन
विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें कोशिका के गुण पाए जाते हैं। इन दोनों में कोशिका के वो सारे गुण पाए जाते हैं जो इस कोशिका के अंदर होते हैं। तो ये पेरेंट सेल होगी, कोशिका हुई, ये इसके आगे दो कोशिकाएं बना दी इसने, खुद दो भागों में टूटकर दो कोशिकाएं बना दी, जिसमें ये 50% इसका न्यूक्लियस, 50% इसका न्यूक्लियस, दोनों ने दो संतति कोशिकाएं बना दी। और ये आगे इसके अंदर वाले जो सारे गुण अब इन दोनों में भी पाए गए हैं। आगे हम कोशिका की अगर बात कर रहे थे तो कोशिकाएं इसके अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग या केंद्रक के अकॉर्डिंग दो तरह की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाएं। प्रोकैरियोट्स यहाँ पे मैंने लिखा है प्रो मतलब नो, नो मतलब नो याद, इससे तरीका क्या याद रखने का कि इनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। अब आप प्रोकैरियोट्स जीवों की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन जीवों में की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन है अंडरस्टैंड करने की, इनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य। अब जैसे मैंने एक कोशिका ड्रा की थी, ये इसका केंद्रक था। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे तरल पदार्थ भरा होता है, इसको अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य के एक तरल पदार्थ जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे अपन। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य, ये जो दोनों हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं, जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब पीछे अपन ने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है। अब आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, ये बॉडी में फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और अभी तक इसका कोई एंटीडोट भी नहीं बना है हमारे भारत में। तो इस तरह ये वायरस क्या होते हैं, बेसिकली सब वायरस का एक ही नेचर होता है कि जब तक वो एनवायरनमेंट के अंदर घूम रहे हैं तब तक वो डेड माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर चले गए तो वो उन्हीं की बॉडी का जो मटेरियल है यूज़ करेंगे और खुद बहुत फास्टली ग्रो करेंगे, जिससे इसलिए वायरल जो डिसीज़ होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है। तो कोरोना वायरस का भी कुछ ऐसा ही केस है। तो बेसिकली ये वायरस होते क्या हैं, इनके अंदर अपनी कोई झिल्ली नहीं होती, तो इसलिए ये प्रोकैरियोट्स हुए। लेकिन ये तब तक जीवन के गुण नहीं होते जब तक ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके उसकी मशीनरी का उपयोग न कर ले। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये बाहर है हमारे शरीर के तब तक ये डेड है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर चले गए तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारे ही शरीर की मशीनरी का यूज़ करके, हमारी ही कोशिकाओं के एनर्जी का यूज़ करके ग्रो करेंगे, नंबर अपने नंबर लाखों करोड़ों में करेंगे, और जिससे क्या होगा, ये वायरल हमें हो जाएगा, ये डिसीज़ हमें हो जाएगी। इसीलिए रेगुलरली जो हमारा बॉडी के पार्ट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ टच में रहते हैं, कहा जाता है कि घर आकर उनको पहले वॉश कीजिए या सैनिटाइज़ अच्छी तरह करिए, अपने हैंड्स को, अपनी बॉडी को अच्छी तरह वॉश कीजिए ताकि वो वायरल हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर ये चले गए तो ये डिसीज़ स्प्रेड करेगा और डेथ का कारण भी बनेगा। उसके बाद अभी हमने पढ़े थे कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य पढ़ा, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम जो मेन इंपॉर्टेंट जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका अंगक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कोशिका अंगक क्या है, कोशिका द्रव्य के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर। कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर और केंद्रक झिल्ली के बाहर, मतलब इसी जगह को कहा गया है, ये और ये दोनों के बीच का एरिया। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंगक। इनके अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें अंगक कहा जाता है। ये अंगक इतने छोटे होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी से हम इन्हें नहीं देख सकते। इवन इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, जो ईजिली अवेलेबल नहीं होता स्कूल्स में। ये कोशिका अंगक होते कौन कौन से हैं, अंतद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड और रसधानियाँ।
अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतद्रव्या जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो अंतद्रव्या जालिका होती है इसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यह इसकी अपनी एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं और एक शीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये दो प्रकार की होती है, SER, RER। SER को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER। लेकिन हिंदी में क्या है, ये चिकनी अंतद्रव्या जालिका। स्मूथ मतलब बिल्कुल प्लेन, चिकनी, और रफ मतलब खुरदरी। तो रफ ER को क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतद्रव्या जालिका। अब ये खुरदरी अंतद्रव्य जालिका क्या करती है, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल चिकनी सतह है इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम SER पड़ा। और इनके ऊपर ये डॉट जो लगाए हुए हैं, ये इनको राइबोसोम बोला जाता है। तो ये राइबोसोम होने के कारण ही ये रफ है। रफ मतलब खुरदरा है। इनमें राइबोसोम लगे होते हैं, इन पर प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। ये जो RER है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो रफ मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है या RER है, इससे जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ये इसके द्वारा क्या है, कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये यहाँ पे बनता है और फिर इसकी बनने के बाद ये कोशिका के हर उस पार्ट में पहुंचाया जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। आगे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, यह वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायक है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी कोशिका अपना क्रिया करेगी उसके लिए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वसा और लिपिड के अणुओं को बनाती है। ये कोशिका के लिए वसा और लिपिड का निर्माण करती है। ये जो प्रोटीन और वसा है ये कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। ये जो ER का हिस्सा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये प्रोटीन और वसा को कोशिका दोनों को मिलाकर कोशिका झिल्ली बनाते हैं। ER का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, प्रोटीन के परिवहन के लिए होता है। मतलब ये मेन क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करके उसे पूरे कोशिका के हिस्सों में पहुंचाता है। अगला हम पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। इसका आविष्कार किया था कैमिलो गोल्जी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया, उनका नाम है कैमिलो। तो इसकी भी अपनी एक झिल्ली होती है और ये एक दूसरे के पैरेलल या समांतर रूप से सजी रहती हैं और इन्हें कुंडिका कहते हैं। देखिए कुंडी की शेप में है ये इनके ऊपर वाले फेसेस हैं। जस्ट आप इनका फर्दर नॉर्मल इनके एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इस तरह के होते हैं। इनका निर्माण ER से ही होता है, लेकिन ये थोड़ा इनकी शेप में ये अलग होते हैं। इनका फेस, इसके सिस फेस के पास ER होता है, ट्रांसफेस इसका इससे दूर होता है। इसमें सिस्टर्ने पाए जाते हैं, इसकी ल्यूमन पार्ट है इसका, इसके अंदर वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ER से जो प्रोटीन उत्पन्न होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनता है वो गोल्जी उपकरण में आके पैक हो जाता है। फिर उसके बाद ही उसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोशिका के हर हिस्से में। तो इसका मतलब क्या है, ER और गोल्जी बॉडी दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके बाद जो गोल्जी उपकरण है ये आगे और भी एक काम करता है, जो हमारे जो सामान्य शक्कर होती है, नॉर्मल ग्लूकोज है, उसको जटिल शक्कर में भी बनाती है और गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है। मतलब ER से गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर चलती जाती है। ये प्रोटीन बनाते हैं, ये उसको पैक करते हैं, पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस इंटरकनेक्टेड होता है और ये चलता ही रहता है। धन्यवाद।